उनके लिए बता रहे हैं। कल मोल के बारे में बताए थे कि मोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोल को ऐसा यूनिट में रखा जाता है, ठीक है। और एक मोल के बराबर, एक मोल के बराबर जो है बताया था मैंने, नंबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब हम ये बोल दिए थे कि एक मोल से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। दुनिया का कोई भी चीज होगा तो अगर एक मोल होगा तो वो इतने के बराबर होगा। जैसे एक मोल अगर पेन है तो ये पेन कितना होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पेन होगा, ठीक है। तो अगर 2 मोल पेन हो जाएगा तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पेन। समझ गया ना। 10 मोल अगर पेन हो जाएगा तो पेन की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 के पावर 23 पेन हो जाएगा। तो ये अगर आपको मोल दिया है और नंबर पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं, या नंबर भी दिया है और मोल पूछ रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं। ये भी मैंने सिखाया था। और नंबर ऑफ मोल निकाल फॉर्मूला मैंने दिया था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला दिया था। और क्वेश्चन दिया था कि जैसे मान लो 500 रुपया है तो उसको मोल में बदलना है, तो ये कितना मोल होगा बताइए। तो 500 रुपये को मोल में अगर आपको बदलना है तो आप जानते हैं कि अगर इन्हें 6.022 गुना 10 के पावर 23 रुपये रहे तो फिर आप आपके पास 1 मोल रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मात्र 500 रुपये है तो फिर आप उसको मोल में कैसे बदलिएगा। तो उसके लिए आपको करना था कि Na से डिवाइड कर देना था। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, गिवन रुपया कितना है 500, और डिवाइड किससे करोगे तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और प्रूफ कैसे किए थे, बोले थे कि अगर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता तो ये 1 मोल हो जाता, ठीक है। ये तुम्हारा 1 मोल हो जाता। और अगर 1 रुपया होता तो 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल हो जाता। और लेकिन हमारे पास 500 है तो 500 रुपये बराबर 500 अपॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो मैंने सीधा सीधी यही बोल दिया था कि कोई अगर नंबर दिया है और मोल में बदलना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से, ठीक है ना। और अगर मोल दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो बातें मैंने आपको सिखाया था कि अगर नंबर दिया है 10 मोल बोल रहा है तो 10 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहाँ मैंने किया है। और अगर नंबर दिया है 1,000 रुपया देता तो 1,000 भाई ये नंबर कर देते हैं और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1,000 रुपया होता तो 1,000 भाई Na हो जाता। 1 लाख रुपया होता 1 लाख भाई Na हो जाता। 1 करोड़ आदमी तो 1 करोड़ भाई Na कर देते। 50 करोड़ एटम तो 50 करोड़ भाई Na कर देते। तो जो भी देगा तो मोल निकालने का ये हमारा तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लोग कल नहीं थे स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग आज नया टॉपिक देखेंगे। ये जो टॉपिक था इसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मैंने नंबर के टर्म में मोल को बताया आप लोग को कि मोल नंबर के टर्म में किस तरह से यूज किया जाता है। तो एक मोल नंबर अवगाड्रो नंबर को बताता है, और अगर नंबर दिया है तो मोल में भी हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो।
चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे मोल को मास के टर्म में। मैंने कल बोला था कि मोल को हम नंबर के टर्म में भी देख सकते हैं, मास के टर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोल को मास के टर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दे दीजिए, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी काम करेगा ये आगे। अगर मोल बाबू गोल हो गया तो समझ लो कि केमिस्ट्री तुम्हारा गोल हो गया। मूल कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है पूरे केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहली बात कि आप लोग 1 AMU के बारे में जानते हैं क्या? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट, और या फिर इसको 1U भी कहते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास। तो याद रखिएगा इस बात को कि 1 AMU को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या फिर इसको यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। अब देखिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास एज 1/12th मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कहने का मतलब ये है कि कार्बन 12 एटम होगा। कार्बन 12 कहने का मतलब होता है कि वो कार्बन लिया जाएगा जिसका मास 12 है। कार्बन आप लोग को मैंने बताया था कि 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, लेकिन 1 AMU को डिफाइन करने के लिए हम लोग 12 को इस्तेमाल करते हैं। तो 1 AMU को डिफाइन करना है तो कार्बन 12 का मास का 12वां भाग। अब बताओ, कार्बन का मास 12 होता ही है और उसका 12वां भाग ले लेंगे तो 12 12 तो कट गया, तो मतलब बच गया 1। तो ये 1 के बारे में बोल रहा है, तो ये 1 AMU होता है। ठीक है ना। और इसको हम लोग पढ़ते हैं कि 1 AMU क्या होता है भाई? तो कार्बन 12 के मास के एटम का 12वां भाग। एक कार्बन एटम के मास के 12वें भाग को हम 1 AMU कहते हैं। और इस 1 AMU का जो वैल्यू होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब देखो जी, अगर तुम कहोगे कि सर कार्बन को ही क्यों रेफरेंस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को भी ले लीजिए। तो अगर हम ऑक्सीजन को रेफरेंस लेंगे तो यहाँ 1/16 करना पड़ेगा, 1/16 पार्ट करना पड़ेगा। समझ गए? तो ऐसा नंबर लेंगे ताकि कट के 1 आ जाए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1 AMU को ग्राम में बदलने का तरीका हो गया, और 1 AMU को यूनिफाइड मास बोलते हैं। ये 2 3 बातें आप सीख गए। इसके बाद एक टर्म आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। एकदम आराम से समझिएगा, बहुत बेसिक से उठा करके और आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। इसको हम शॉर्टकट में राम कहते हैं, RAM, राम कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक और मास। तो बाबू यहाँ पे आप लोग को एक कंफ्यूजन भी रहता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि सोडियम का मास कितना है, तो तुम सोचते नहीं हो कुछ और सीधे बोल देते हो 23, और इसको पढ़ते भी हो तुम 23 यहाँ पे। लेकिन यहाँ का 23 जो है वो एटॉमिक मास नहीं है, वो मास नंबर है। मास नंबर है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि सर मास नंबर थोड़ी है, मास भी तो यही है। मास वो है, ठीक है, मानते हैं कि मास वही है, लेकिन उसके साथ कुछ यूनिट नहीं लगा है। अच्छा, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर बोलोगे और ऊपर वाले को मास नंबर बोलेंगे, तो ऊपर वाले को मास और नीचे वाले को नंबर कैसे बोल दोगे? तो इसी वजह से हम ये बात बोल रहे हैं कि दोनों को नंबर ही बोला जाए, और जब यूनिट 23 में लग जाएगा तो उसको हम लोग मास बोलेंगे। तो आज के बाद याद रखिएगा कि सोडियम का जो ये मास नंबर लिखा हुआ है, ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। बात एकदम ध्यान रखना है। ये मास नंबर है 23, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है। तो जो ऊपर वाला नंबर आया है
या किसी एटम में भी जो ऊपर लिखेंगे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहली बात कि एटॉमिक मास आप जानते हैं, किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है और उसको एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है। जबकि हमारी आदत क्या है कि हमसे सोडियम का मास पूछा जाए, हम फटाक से 23 बोलेंगे, मैग्नीशियम का 24 बोलेंगे। आज के बाद ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपसे अगर मास पूछेगा कोई तो आप उसमें एमयू लगा के बोलिएगा। अदरवाइज जो आप नंबर खाली बोल देते हो तो वो डिनोट करता है मास नंबर को। तो अब एक बात बताइए, एटॉमिक मास तो लिया गया है यहाँ पे, लेकिन एक वर्ड जोड़ा है पीछे में, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो एटॉमिक मास तो हम ले रहे हैं, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, relative atomic mass is defined as mass of any atom, mass of any atom, ठीक है, with respect to, with respect to 1/12th part of mass of 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग से अगर किसी एटम के मास का तुलना किया जाए तो उसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको RAM लिखते हैं। अब रिलेटिव वर्ड लगा है तो इसका कोई यूनिट तो नहीं होगा, तो देखिए इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। जो लैंग्वेज है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एक एटम का मास और कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एक कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग से जब किसी एटम के मास का तुलना किया जाता है तो उसी को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फिर से, किसी एटम के, किसी एलिमेंट के एक एटम के मास का जब तुलना कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग के साथ जब हम करते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फिर से एक बार, कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास का तुलना हम कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग से करते हैं, तो जो करने पे रेशियो आएगा, ये रेशियो है, मास मास का रेशियो है, उसी रेशियो को हम RAM कहेंगे। तो चूंकि रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशियो हो गया, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए रेशियो। नाम में लिखा है रिलेटिव, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए रेशियो, ठीक है। सो इट हैज नो एनी यूनिट, सो इट हैज नो एनी यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोडियम का मास 23 होता है। तो सोडियम का मास 23 जो होता है वो किस किस की वजह से होता है? तो एक बात जरा हम यहाँ प्रूफ करना चाहेंगे, सभी बच्चे 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। देखो जी, हाइड्रोजन का मास 1 है। जो बच्चे शुरू से क्लास नहीं किए हो वो ध्यान देना कि नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और नीचे वाले को ही प्रोटॉन बोलते हैं, और नीचे वाले को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ऊपर वाले को मास नंबर बोलते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। और ए जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, और न्यूट्रॉन के लिए बाबू ऊपर से नीचे को माइनस कर देते हैं, तो 1 में से 1 घट गया, 0 हो गया। तो देखो जी, हाइड्रोजन में अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछेगा तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो। देखो नीचे इलेक्ट्रॉन है, नीचे ऑन है, न्यूट्रॉन जाएगा। और वहीं अगर सेम कहानी हम करें H, तो H+ में देखो जी, एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी इसने लॉस
कैसे बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी इसने लॉस कर दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। प्रोटॉन इसके पास अभी भी 1 है, और न्यूट्रॉन तो शुरू से ही नहीं था। तो आप एक बात दिमाग लगाइए, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम, इसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन को देखने के बाद एक बात पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें प्रोटॉन एक है, इसमें प्रोटॉन एक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो दोनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन एटम में एक ही फर्क है कि दोनों के पास प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फर्क आ गया है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या तुम हाइड्रोजन आयन को आज के बाद प्रोटॉन पढ़ सकते हो क्या? क्योंकि ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास न्यूट्रॉन है, तो है क्या इसके पास? केवल प्रोटॉन है। तो तुम H+ को चाहो तो आज के बाद एक प्रोटॉन पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन आयन को आज के बाद प्रोटॉन पढ़ सकते हो क्या? क्योंकि ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास न्यूट्रॉन है, तो है क्या इसके पास? केवल प्रोटॉन है। तो तुम H+ को चाहो तो आज के बाद एक प्रोटॉन पढ़ सकते हो। अच्छा, एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पे मास दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी मास 1 है, और इलेक्ट्रॉन है फिर भी मास 1 है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के मास से एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी मास 1 है, इलेक्ट्रॉन है फिर भी मास 1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के रहने ना रहने से कोई मास पे फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी आप एक बात ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी एटम के मास को P+N लिखा गया है, यानी किसी भी एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे उसका मास डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे एग्जांपल में देखो, कार्बन 6 12 है, तो इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, और न्यूट्रॉन 6 है। तो यहाँ से तो हमने प्रूफ कर दिया कि एगो प्रोटॉन है, मास 1 है, तो एक प्रोटॉन का मास 1 होता है। तो एक प्रोटॉन का मास 1, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास भी प्रूफ कर दिए कि 0 होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी 1 है मास, इलेक्ट्रॉन है फिर भी मास 1 ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है। और बात यहाँ पे रिलेटिव मास की हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, लेकिन कार्बन को तो टोटल 12 मास चाहिए, और 6 प्रोटॉन इसको सिर्फ मास 6 ही दे पाएगा। तो और 6 मास कहाँ से आएगा? तो 6 गो न्यूट्रॉन बचा है, और हर न्यूट्रॉन एक एक गो मास दे देगा, 1 1 दे देगा, तो टोटल मास 12 हो गया, यानी 6 और 6 जोड़े तो 12 आ गया। तो कार्बन का मास N+P के बराबर है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे इसका मास डिपेंड कर रहा है, या सीधा सीधी बोले कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दे रहे हैं तो किसी एटम का मास आ जा रहा है। तो किसी भी एटम का मास निकालना वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, और जोड़ करके जो भी आएगा वो हर एटम का मास होगा। तो किसी भी एटम का मास अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए कि आप उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। यहाँ तक हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं और आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। ठीक है, चलिए, तो किसी बच्चे को दिक्कत हुआ है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलिए बाबू, तो क्या दिक्कत है देखते हैं भाई, बताओ। सर वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो था वही को फिर से बता दो, स्टार्ट में जो एक पॉइंट था। ये रिलेटिव एटॉमिक मास, नहीं नहीं, उससे पहले वाले पेज पर। इसके पहले वाले पेज पे यहाँ पे ये सर बोलो। फर्स्ट
वो AMU सर। एएमयू जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है किसी भी एटम के मास को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। किसी भी एटम के मास को हम एमयू में एक्सप्रेस करते हैं, और 1 mu को हम डिफाइन करते हैं। कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग को 1 mu कहते हैं, और 1 mu का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये आप 1 mu का वैल्यू याद रखिए, ठीक है। जो भी लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो गए, आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। जितना भी आज तक पढ़ाए हैं सारा वीडियो आप लोग को हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलो जी, बोलो पवन कुमार, बोलो। सर ये टॉपिक पढ़ा है ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास रेशियो, इसको सर फिर से बता सकते हैं? हाँ पूरा भी बताना ही, अभी तो शुरू किए हैं। सर नेट मेरा स्लो था तो नहीं सुन पाया बढ़िया से। ठीक ठीक, ओके, मैं बता रहा हूँ अभी। रिलेटिव एटॉमिक मास पे भी कुछ भी बात मैंने नहीं बोला है, बस इतना ही अभी बताया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशियो है, और इसको डिफाइन करते हैं किसी भी एटम के मास लेते हैं कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग के तुलना में, तो उसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और देखो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो इसीलिए हम इसको रेशियो बोले हैं। और रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब मुख्य बात जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे, यहाँ से प्रूफ किए कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, माने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का मास मत लेना। 50 गो इलेक्ट्रॉन हो, 80 गो इलेक्ट्रॉन हो, सबसे मास आपको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। और प्रोटॉन से मास आपको कितना मिलेगा, तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही मिलने वाला है, क्योंकि रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास भी 1 होता है, ये भी हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। यानी जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे उतना ही किसी भी एटम का मास आएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खाली ऐड कर दीजिए, आपको एटम का मास मिल जाएगा। तो बाबू आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन कहा जाता है, इस बात को आप सीख लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखे थे, जरा अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, यहाँ से मैंने प्रूफ किया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दीजिए, आपको एटम का मास मिलेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दीजिए, आपको मास मिलेगा। तो बोलो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के हम न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं क्या? यानी सीधे सीधी हम लिखना चाहें कि मास ऑफ वन एटम को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। और ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या बता रहा है, n+p बता रहा है, और इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। जरा इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि किसी एटम का मास क्या होता है, तो तुम फटाक से बोलोगे कि n+p होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इस चीज को मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अब जैसे कार्बन का मास 12 है, तो यहाँ पे एटम का मास क्या होगा, 12 होगा। तो 12 कैसे आया, तो न्यूक्लियॉन निकालेंगे, 12 6 6 12 हो गया जोड़ के। अच्छा, एक न्यूक्लियॉन का मास हमेशा 1 होता है, तो ये लाइन लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है, ठीक है ना। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन हमेशा 1 होता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियॉन में दो ही लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन रहता है या न्यूट्रॉन रहता है, और एक प्रोटॉन का मास 1 होता है, एक न्यूट्रॉन का भी मास 1 होता है। तो यहाँ हमने मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन लिखा है, तो एक न्यूक्लियॉन का मास 1 ले लेंगे और टोटल न्यूक्लियॉन जोड़ देंगे। तो जैसे सोडियम का 11 23 होता है, तो बताओ सोडियम एटम का मास कितना, 23, और 23 गुना 1 कर देंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का मास 1 है। जरा मैसेज कीजिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लाइन हम क्या बोल रहे हैं, फटाफट आप लोग मैसेज कीजिए, यस नो खाली लिखिए। ये जो लाइन हम
लिख रहा नहीं समझ में आ रहा, चलो हमको लगा था। ठीक है, यस यस आ रहा है, नो भी आ रहा है, ठीक है। बाबू हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एटम का जो मास होता है, देखो पिछले पेज पे, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, सोडियम का मास 1123 होता है। तो बताओ यहाँ 23 क्या आता है? इलेक्ट्रॉन 11 होता है, प्रोटॉन 11 होता है, न्यूट्रॉन 12 होता है। तो 12 11 जोड़े ना 23 आया है। तो हम यहाँ मास ऑफ वन एटम की जगह टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मेरा कितना है यहाँ पे? 11 12 जोड़ के 23 है ना, और इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो एक न्यूक्लियॉन का तो मास अभी हम बताए हैं कि 1 होता है। तो 23 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे? मान लीजिए हम लिखना चाहे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो क्या लिखेंगे उसके जगह पे? 23 गुना 1 लिखेंगे। मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम में 23 गुना 1 लिखेंगे। तो 23 को हम एक लैंग्वेज दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कह रहे हैं। अब 1 को हम लिख रहे हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो 23 गुना 1 को मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान दो। 23 को मैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बोल रहा हूँ, 1 को मैं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन बोल रहा हूँ, और इन दोनों को मिला के हम मास ऑफ वन सोडियम एटम, मास ऑफ वन सोडियम एटम। अब बताइए कि अभी भी कितने लोगों को नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया तो बताओ, अभी लिखिए मैसेज जल्दी जल्दी। अभी नो वाले लिखो जल्दी, जिनका नो दिक्कत है। चलो किसको डाउट है? नो वाले मैसेज करो। स्वीटी टू मी नो। चलो भाई तुम्हारे लिए अब अगले पेज पे करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, नो अभी भी आ रहा है एक, तो उस नो को हम दूर करते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए है ना? किसी का स्क्रीनशॉट बचा है तो बताओ। चलिए नो में है दो तीन लोग, तो ध्यान दीजिए आप लोग हम क्या लिख रहे हैं। पहले हमको लिख लेना दीजिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अच्छा छोड़िए, एक बात और लिखते हैं, रुकिए। देखो बाबू सब लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लिखे हैं अब देखो बाबू, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन हर एटम के लिए सेम रहेगा। तो क्या हम यहाँ से ऊपर नीचे कटा दें? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन हम यहाँ पे ऊपर नीचे कटा सकते हैं क्या? क्यों कटा रहे हैं? क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का मास कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, किसी के लिए, सबके लिए सेम रहेगा, किसी के लिए चेंज नहीं करेगा। तो ये हम लोग यस, यस ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, कार्बन के टोटल कितने न्यूक्लियॉन होंगे? कार्बन के टोटल न्यूक्लियॉन 12 होंगे क्या? तो अगर 12 होंगे तो क्या इसको भी हम काट सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कार्बन के 12 होते हैं, नीचे में 12 लिखा हुआ है, तो चाहे तो इसको भी काट सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कट गया, केवल ये वाला लाइन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बचा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधे कंक्लूजन लिख रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट एटम। जो भी एटम हम लेंगे, एटम पता नहीं है, नीचे का एटम पता था। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाबू n प्लस पी होता है, और n प्लस पी को हम मास नंबर कहते हैं। यानी यहां से कंक्लूजन निकला
कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट relative atomic mass is nothing but total number of proton and neutron present in the nucleus। देखो बाबू, पीछे क्या समझ में आया नहीं आया छोड़ दीजिए और सीधे सीधी कंक्लूजन पे आइए। कंक्लूजन ये रहा मेरा कि आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, बस टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर है। यानी अगर आपसे पूछे कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बताओ, तो तुम फटाक से क्या करोगे, लिखोगे यहाँ कि सर कैल्शियम 20-40 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना 20, प्रोटॉन कितना 20, न्यूट्रॉन भी कितना, ऊपर से नीचे माइनस करो तो 20 आया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के भी तो 40 से आ रहा है, तो तुमने फटाक से लिख दिया 40। मैंने पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताओ, तुमने बोला कि सोडियम का क्या होता है भाई, 11-23 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। अब इन दोनों को जोड़ो तो 23 आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के तो 23 आ गया। तो किसी भी एटम का तुम चाहो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ लोगे और वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। अच्छा, अब जोड़ना भी नहीं है इतना झमेला, जो ऊपर आ रहा है वही आंसर है, देख लो। दूसरे वाला का 23 आया, इसका वाला 40 आया, तो जो ऊपर में दिखे वही आंसर बोलिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ जल्दी। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, आंसर बहुत बढ़िया 12। चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ जल्दी। 14 14 होता है बिल्कुल, तो इसका मास अगर याद है तो वही हो गया, बस यूनिट मत लगाइएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर पूछ दे तो आप यूनिट मत लगाइएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी Hg बता दो फटाफट। Hg का 200, Hg का 200 होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपसे पूछे तो कुछ नहीं है, उसका मास है लेकिन बिना यूनिट के है। स्क्रीनशॉट ले लो और शुरू से जिसका छूटा है बताओ। ये पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मीटिंग एंड होने वाला है। ये तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चौथे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल का ऐसा यूनिट एमयू नहीं होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है, एटॉमिक मास का ये ऐसा यूनिट एमयू होता है। तो मीटिंग एंड होगा, उसके बाद जुड़ना है। अभी कभी भी मीटिंग समाप्त हो सकता है, उसके तुरंत बाद आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। और किसी लेक्चर छूटा है वो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग सीख चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी का भी पूछा जाए आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ जिंक पूछा जाए, जिंक का 65 होता है, ठीक है ना। तो अब एक बात दिमाग में लगाइए जरा, अभी हम आपको समझाए हैं कि 1 एमयू क्या होता है। तो 1 एमयू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है। एक कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग को 1 एमयू कहते हैं।
और अभी हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखा था वो लिखा था मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। और तुम लोग को ये कंफर्म क्लियर हो गया कि किसी भी एलिमेंट का अगर मास चाहिए तो उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ दो, और नहीं तो सीधा एटॉमिक मास याद है तो वो बोल दो, यूनिट खाली मत लगाना, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का ये डेफिनेशन है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एक बात बताइए, अगर हम जिंक के लिए लिखना चाहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो जिंक के लिए लिखना चाहते हो तो भाई 65 लिख सकते हो क्या? और ऊपर में क्या लिखोगे? मास ऑफ वन जिंक एटम। जरा ये आप लोग बताइए, हम जेडन के लिए लिखना चाहते हैं भाई, हम जिंक के लिए ये लिख रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जिंक का कितना आता है? 65 आया हुआ है। और कहोगे कि हमको कैसे पता, तो याद करना पड़ेगा तुम्हें। और नीचे वाले को क्या हम चाह करके 1 mu लिख सकते हैं क्या? जरा यस नो कर दीजिए फटाफट। नीचे वाले को क्या हम 1 mu लिख सकते हैं क्या? चलिए, तो अच्छा बात है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने ऐसा किया, रिलेटिव एटॉमिक मास जिंक का 65 लिख दिया, और यहाँ जिसके लिए लिए हो उसका नाम इस साइड लिखना होगा जिंक एटम। अगर यहाँ 23 लिखते हैं तो सोडियम एटम लिखते हैं, 24 लिखते तो मैग्नीशियम एटम लिखते हैं, 12 लेते तो कार्बन एटम लिखते हैं। तो जो भी तुम लेते ना वो उसका नाम यहाँ लिखना होता। अब एक बात बताइए कि मास ऑफ वन जिंक एटम इक्वल टू क्या 65 इंटू 1 mu लिख सकते हैं क्या? यस नो? अरे इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए भाई, नीचे वाले को और इसको, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो 65 इंटू 1 mu हो गया, यानी सीधे सीधी समझ लो कि मास ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन जेडन एटम ना। अच्छा, जिंक जेड दूर हो गया है इसका, जेड को पास में लाइए, जिंक है। जिंक एटम के एक एटम का मास 65 mu हो गया। यानी किसी भी एटम का अगर आप मास निकालना चाहते हो तो उसमें mu लगा दो, ठीक है। उसमें आपको mu खाली सेट कर देना है जो पहले से आपको आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बताइए, ये 65 इंटू 1 mu हो गया, तो 65 mu सीधे सीधे बोल दें। और एक एटम के मास को बाबू एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ जिंक इक्वल टू 65 mu। 65 mu लिख सकते हैं, लेकिन मैं 1 mu इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके जगह पे मेरे को रखना है इसका वैल्यू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि जिंक एटम का मास कितना, तो 65 mu, और उसका वैल्यू कितना, तो 65 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये एक एटम का मास हुआ, और एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। तो नया चीज क्या प्रूफ हुआ बाबू, कि किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ दीजिएगा खाली, और अगर तुमसे पूछा जाए कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा तो उसमें mu लगा दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम मास ऑफ 1 मोल जिंक एटम ले लेते हैं, 1 मोल जिंक मेरे पास आ गया, भगवान ने वरदान दे दिया। तो अब पूछा मेरे से भगवान ने कि बताओ तेरे को कितना मास दिया, कितना ग्राम दिया। मैंने बोला कि थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। तो अब देखो, मैंने बोला कि एक एटम का तो मास इतना है, और आपने मेरे को 1 मोल दिया है, तो 1 मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये ग्राम में है। तो अब देखो जी, ये करने के बाद जरा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोनों को। तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अभी अगले पेज पे सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अच्छा बाबू, इसको 1 mu कहते हैं, याद रखना। अच्छा, इधर लिख दे रहा है,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 mu कहते हैं, और इसको कहते हैं अवोगाड्रो नंबर Na। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.66 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई ये 10 के पावर 24। ये तो मेरे को लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये आपका मल्टीप्लाई है 1 mu इंटू Na का, अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए, अब जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इसको और इसको, तो ये लगभग 10 आता है, 9.99 करके आता है। तब इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 10 के पावर 24, तो क्या ऊपर में भी 10 के पावर 24 और नीचे में भी 10 के पावर 24 कट के हो गया 1। तो देखो जरा दिमाग लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो हरा से हम घेर रहे हैं 1 ग्राम आया, तो 65 इंटू 1 ग्राम मतलब 65 ग्राम आया। समझ में आया जी? तो यहाँ से कंक्लूजन हो गया कि 1 mu इंटू Na इज इक्वल टू 1। एक mu को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, या 1 mu बराबर 1/Na भी कह सकते हैं, या Na बराबर 1/1 mu भी लिख सकते हैं। ये तीनों कंक्लूजन्स आपको मिल गए, याद रखिएगा तो बेहतर होगा। अब देखते हैं, जरा एक बात सोचते हैं कि यहाँ पे इसके बाद अब क्या करें आगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 65 ग्राम आ गया, और 65 ग्राम किसका वेट आया, तो 1 मोल जिंक एटम का मास आया। तो 1 मोल माने कितना, तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जिंक एटम का ये मास है। और 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ जिंक इज 65। मोलर मास ऑफ जिंक इक्वल 65 ग्राम। 65 ग्राम आया है तो कितने मोल का आया है, तो 1 मोल का आया है। तो मोलर मास का यूनिट जो होगा वो ग्राम पर मोल होगा। तो यहाँ लिख भी देंगे हम कि यूनिट ऑफ मोलर मास इज 65, मोलर मास इज ग्राम पर मोल। तो देखो बाबू, अब सीधे सीधी बात पे आते हैं। आज की कहानी का निचोड़ बोल रहे हैं 2 लाइन में। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताइए कितना होगा, या फिर मान लो हम ले लेते हैं कुछ और, कैल्शियम ले लो, तो 40 बोलोगे। अगर तुमसे पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो तुम इसको 40 AMU बोलोगे। अब तुमसे पूछा जाए, अच्छा देखो, मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक मास ग्राम में आया है, पिछला वाला में AMU में आया था, तो ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के लिए लिया गया है, ध्यान रखना, तो तुम बोलोगे 40 ग्राम। और वहीं अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम, तो तुम बोलोगे 40 ग्राम पर मोल। यानी 1 मोल का मास 40 ग्राम, एक एटम का मास 40 AMU, और रिलेटिव एटॉमिक मास 40। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा कहानी का निचोड़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल कार्बन का मास तो 12 ग्राम, एक एटम कार्बन का मास तो 12 AMU, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो 12। अगर हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास 1। अगर एटॉमिक मास हाइड्रोजन का पूछा जाए 1 AMU, और अगर मोलर मास पूछा जाए तो 1 ग्राम पर मोल। तो खाली यूनिट का फर्क है, नंबर हर जगह सेम है, देख लीजिए आप लोग। और मीनिंग समझ लीजिए, एटॉमिक मास बोलेगा तो एक एटम बोल रहा है, ग्राम एटॉमिक माने 1 मोल बोल रहा है, मोलर मास मतलब 1 मोल बोल रहा है, और रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब रेशियो पूछ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। हाँ ये पेज नंबर 1 ही है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन से आप लोगों का क्लियर होगा, 1-2 क्वेश्चन फटाक से करा देते हैं ताकि दिमाग में सेट करके जाइए आप लोग। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन जैसे है, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 एटम ऑफ सोडियम। 5 एटम ऑफ सोडियम। तो तुम बोलोगे क्या कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम बराबर 23 AMU। मास ऑफ 1 सोडियम एटम इक्वल टू 23 AMU। और मास ऑफ 5 एटम पूछ रहा है, तो 23 इंटू 5 बोलेंगे, और लेकिन ये AMU में रहेगा तो 115 AMU हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल रखो अभी, तब फर्क समझ में ज्यादा आएगा। 5 मोल ऑफ सोडियम। अब आपसे 5 मोल पूछ रहा है तो आप लिखेंगे कि मास ऑफ 1 मोल सोडियम, मास ऑफ 1 मोल सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम। तो मास ऑफ 5 मोल सोडियम तो 23 इंटू 5 ग्राम मतलब 115 ग्राम। अब इसी पे पूछ दिया जाए मास ऑफ 10 मोल सोडियम, तो 23 इंटू 10 करेंगे तो 230 ग्राम। तो ग्राम में बोल रहे हो तो मोलर मास बोल रहे हो, और अगर यहाँ पे 10 एटम बोला जाता, 10 एटम, तो देखो एक यहाँ पे क्या होता। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर देते हैं मास ऑफ 10 सोडियम एटम, तो 115 ग्राम बोलना पड़ता। समझ गया ना, यहाँ पे 115 AMU था। ओ सॉरी, 230 ना जी, यहाँ 230 ग्राम हो जाता। फिर उल्टा ही बोल रहे हैं हम, 230 AMU हो जाता। तो देखिए बाबू, एटम अगर आपसे बोल रहा है तो AMU में बोलिए, और अगर आपसे मोल बोल रहा है तो आप ग्राम में बोलिए। अब देखो जी, तुमसे बोलता कि 50 एटम सोडियम, तो तुम सिंपली 23 इंटू 50 कर देते, तो 23 × 5 = 115 होता है, 1150। अब 1150 AMU बोलोगे अगर 50 एटम बोला है, अब वही 50 मोल बोल दे तो 1150 ग्राम। समझ गए। तो लास्ट वन क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 एटम कैल्शियम एंड 10 मोल एटम कैल्शियम। दोनों में अंतर देखिए। तो मास ऑफ 10 एटम कैल्शियम कितना होगा? 10 एटम कैल्शियम, एक एटम का 40 ग्राम, 40 AMU एक एटम का, और 10 एटम है तो 400 AMU होगा। अच्छा, मास ऑफ 10 मोल एटम कैल्शियम, इसका 10 मोल लिया गया, तो 40 ग्राम इंटू 10 तो 400 ग्राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए।